बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आम तौर पे बात करते हैं सेहतमंद रहने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और एहतियाती तदबीर की। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस जिसे आम तौर पे यरकान भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में आगाही और इससे बचाव की मुहिम चलाना है। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, माहिर अमराज़े जिगर और मैदा, डॉक्टर हैदर अब्बासी। आइए उनसे इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये हेपेटाइटिस की बीमारी है क्या और एक आम इंसान को ये कैसे अफेक्ट करती है? हेपेटाइटिस बेसिकली ये जिगर में सोजिश हो जाती है। जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहा जाता है। और आपको पता है कि 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि आम लोगों में आगाही पैदा की जा सके कि वो इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और अगर किसी को ये हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। आम आदमी को अमूमन पता नहीं चलता। हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो कॉमन इसकी इकसाम है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी है जिसको काला यरकान कहा जाता है, और हेपेटाइटिस ए और ई है जिसको पीला यरकान कहा जाता है। जहाँ तक काले यरकान का ताल्लुक है उसकी कोई अलामात सामने नहीं आती, इसीलिए इसको कहते हैं एक साइलेंट किलर है या खामोश कातिल है। जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक मरीज़ को पता नहीं होता। ये तभी पेशेंट हॉस्पिटल का रुख करता है जब उसको कोई पेचीदगी आ चुकी होती है। जब वजूहात क्या है फिर? जी, वजूहात ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है, जो काला यरकान है, ये बेसिकली ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से फैलता है, जबकि जो पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, ये गंदे पानी से या गंदी खुराक से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है इसमें जो मैंने बताया कि ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से फैलता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हम देखते हैं कि लोग जो हैं बार्बर शॉप पे जाते हैं या ख्वातीन नाक छिदवाती हैं, कान छिदवाती हैं, उसमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं किया जाता है। फिर जो सर्जरी होती है, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स, फिर डेंटिस्ट के पास जो लोग जाते हैं, हमने अक्सर देखे कि सड़क किनारे भी कुछ लोग बैठे होते हैं, लोग उनसे दांत का काम करवा रहे होते हैं। तो कहीं वो थोड़े से आप पैसे बचाने के चक्कर में इन्फेक्शन ना कैच कर लें। इस चीज़ का ख्याल करें कि जहाँ से भी आप प्रोसीजर कोई करवाएं वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर साफ़ होने चाहिए, स्टेरलाइज होने चाहिए। इसके अलावा इंतकाल खून एक बहुत बड़ा इसका ज़रिए है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कभी ज़रूरत हो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि जहाँ से आप ब्लड ले रहे हैं वो एक मुस्तनद बैंक हो जहाँ पे उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की गई हो। जो पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, वो चूँकि पानी से फैलता है, आलूदा पानी से, या बाहर से लोग सड़क किनारे जो मशरूबात मिल रही होती हैं वो पी लेते हैं, या फिर बाहर से खाना लेके खा लेते हैं, तो उसके ज़रिए फैलता है। उसमें यह है कि चूँकि पीला यरकान नाम से जैसा ज़ाहिर है कि उसमें आम लोग इसको पीलिया बोलते हैं कि उसमें आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, वो एक वाज़े पता लग जाता है। हेपेटाइटिस ए बी और सी का जैसे मैंने बताया कि उसकी कोई अलामात नहीं आती जब तक वो आपको डैमेज ना कर ले। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है? जहाँ तक हेपेटाइटिस ए और ई का ताल्लुक है उसमें तो अक्सर मरीज़ को खुद भी जब वो देखता है उसकी रंगत पीली हो रही है, यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क आ रहा है, जी मतलाता है, खाने का दिल नहीं करता, उल्टी भी आ सकती है, देखने वाले जो हैं वो भी बता देते हैं कि आपकी रंगत पीली हो रही है, तो उससे तो पता चल जाता है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मरीज़ को खुद से पता लग जाए। इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिलखुसूस जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट की, और अगर वो पॉजिटिव आएँ तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि इनिशियली शुरू में ये आपके ब्लड में होता है, उस वक्त इसने आपके लिवर को कुछ नहीं कहा होता, उस वक्त कोई अलामात नहीं होती। उस वक्त अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाता है और आप नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट बर वक्त इसकी तशखीस नहीं होती और ट्रीटमेंट नहीं होती तो फिर ये आपके जिगर को मुतासिर करता है, जिगर सुकड़ जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं। उससे अगला स्टेज होता है जिसमें जिगर जब मज़ीद, जिसको डीकम्पनसेटेड सिरोसिस कहते हैं, जिगर मज़ीद नाकारा हो जाता है और उसकी अलामात सामने आती हैं। मतलब जब अलामात आती हैं उस वक्त इलाज करने का वक्त गुजर चुका होता है या फिर जिगर डैमेज हो चुका होता है, आपको खून की उल्टियाँ आती हैं। अक्सर मरीज़ आते हैं कि हमें खून की उल्टी हुई है, इससे पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे, या पाखाना काला आता है, या पेट सूज जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, या मरीज़ गुनुदगी में चले जाते हैं, हत्ता कि इसके साथ कैंसर भी हो जाता है। बहुत से पेशेंट हम देखते हैं जो आते हैं और उनको कैंसर डायग्नोज होता है और वो कहते हैं इससे पहले तो हमें कोई बीमारी नहीं थी।
तो ये हो सकता है कि अगर किसी के पेरेंट्स को हो तो ये उनकी आगे औलाद में भी ट्रांसफ़र हो, जिस तरह जेनेटिक डिजीज़ आती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है बेसिकली इसकी ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो मदर टू चाइल्ड, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि जो औरतें हामला हों उनके लिए भी ज़रूरी है कि अक्सर हमने गाँव वगैरह में देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल नहीं जाते। जब आपको हमल हो तो ज़रूर अपना हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग का टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर वालदा को हेपेटाइटिस बी है तो हमें बच्चे का भी बहुत ख्याल करना होगा। उसको बर वक्त वैक्सीन लगाई जाती है, फिर वालदा को आखिरी 3 माह में दवाई भी दी जा सकती है बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा के। ये बिल्कुल वालदा से बच्चे में ट्रांसमिट होता है और इसको हम बर वक्त शीश से और उसका अगर हम जो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो लेके बच्चे को इससे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आम इंसान को मतलब सिम्टम्स वगैरह सारे पता चल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा गुरेज करते हैं फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाने। आप क्या उनको कहेंगे कि उनको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए या थोड़ा देख लेना चाहिए कि ये सिम्टम्स हैं या नहीं इस बीमारी के? पहले हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन इंजेक्शंस यूज़ किए जाते थे, जिससे लोग बड़ा डरते थे, क्योंकि उनके इस्तेमाल के बाद कुछ लोगों को जिस समय दर्द होता था, बुखार होता था, तकलीफ़ होती थी, तो लोग उसको अवॉइड करते थे। लेकिन अब इतनी अच्छी ओरल एंटीवायरल मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो खाते हुए आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं होता, आप बड़ी आसानी से लेते हैं और इनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपका हेपेटाइटिस डायग्नोस हो आप देर ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और बर वक्त ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करके इसकी जो पेचीदगियाँ उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर एक इंसान को या किसी भी आम आदमी को हेपेटाइटिस होता है और उसका ट्रीटमेंट करवा के ठीक भी हो जाता है, तो कितना चांस है कि वो हेपेटाइटिस दोबारा उसको हो सकता है? ये भी इसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है, जैसे मुख्तलिफ टाइप्स मुख्तलिफ चीज़ें। तो उसमें ये है कि जो आपको जब एक दफ़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो भी जाता है फिर भी आपको एहतियात करनी होगी, वही रिस्क फैक्टर्स जो उनसे आपको बचना होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो आप मेडिसिन से सप्रेस कर सकते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। इसी तरह हेपेटाइटिस सी है या बाकी जो हेपेटाइटिस ई वगैरह, वो अगर ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद भी अगर आपका वही बिहेवियर रहता है, रिस्क फैक्टर्स उसी तरह रहते हैं, आप ख्याल नहीं करते, तो बिल्कुल आपको वो इन्फेक्शन दोबारा हो सकते हैं, बिलखसूस जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब एहतियाती तदबीर इसके लिए क्या की जा सकती हैं? जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो सिंपल चीज़ें हैं जैसे पीला यरकान है, उसके लिए तो ये है कि आप खाना खाने से पहले और ऑब्वियसली खाना पकाने से पहले किचन में जब आप जाएं, इसके अलावा वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छे तरीके से प्रॉपर आप साबुन से हाथ अच्छे तरीके से धोएं। इसके अलावा ये कि आप पानी उबाल के और साफ़ पानी इस्तेमाल करें और बाहर से कोशिश करें कि जो बाहर मशरूबात मिलते हैं, जो खुले हुए खाना मिल रहा होता है, इस तरह वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें। इस तरह तो आप पीले यरकान से तो इस तरह बच सकते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, जो काला यरकान है, उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि जो हेपेटाइटिस बी है इसकी हिफाजती वैक्सीन मौजूद है और बड़ी इजीली अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी की फ़िलहाल तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। सब लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा अपनी हेपेटाइटिस बी और सी की का टेस्ट करवाएं और अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है तो आप हेपेटाइटिस बी की तो कम से कम वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीनेशन कोर्स कर लें। उसके अलावा ये है कि आप इसकी प्रिवेंशन को रोकने के लिए या आप कैच न करें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं, उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये कि जो मर्द हजरात हैं वो अपनी एक किट रख लें अपना शेव के लिए, या हुजाम के पास जब जाते हैं तो अपनी किट ले जाएं। मेक श्योर करेंगे हर दफ़ा नया ब्लेड इस्तेमाल हो। इसी तरह ख़वातीन जब जाती हैं, नाक चिदवाती हैं, कान चिदवाती हैं या कोई और प्रोसीजर करवाती हैं, उसमें भी ये ख्याल करें, तसल्ली कर लें कि हर दफ़ा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हों वो या तो स्टरलाइज हों या नए इंस्ट्रूमेंट्स हों। इसके अलावा बहुत सी हमारी हैबिट्स हैं, जैसे कुछ लोग टैटू बनवाते हैं, फिर आप कहीं भी सर्जरी के लिए जाते हैं, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर वहाँ पे भी स्टरलाइजेशन का ख्याल करें। पहले जैसे मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसमें भी ख्याल करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। और फिर जब ये आपको स्क्रीनिंग में पता लग जाए तो आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ ताकि आप मज़ीद लोगों को ये अपनी फैमिली में ट्रांसमिट ना करें। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, एहतियाती तदबीर और अच्छी खुराक से आप हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।